Hello बच्चों, दिस इज योर वेरी ऑन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हमारा जो मिशन नीट 24 और 25 है उसका सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने उसके क्वेश्चंस भी करके देखे होंगे आपकी प्रैक्टिस शीट में, आपकी डीपीपीज में बच्चों। और किसी भी तरह की आपको यदि प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आपको वहां पर जल्दी से जल्दी आपका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत रहे तो आप लोगों को पर्सनली फैकल्टीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, सेकंड चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगेन 11th क्लास का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इतने सालों का जो बच्चों मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि ये वो चैप्टर है जिसमें पता नहीं क्यों, मतलब एज सच बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है बच्चों इस चैप्टर के अंदर। रिलेटिवली रिमेंबर करने की चीजें ज्यादा है तो समझने में तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट आई थिंक वही रीजन है कि क्योंकि याद ज्यादा चीजें करनी है इसके अंदर तो बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं बच्चों, हम नोट्स को पॉइंट वाइज बनाकर पढ़ रहे हैं पूरी एनसीईआरटी, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में होती है बच्चों। और जब आप चीजें पैराग्राफ फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी चीजें याद नहीं होंगी। कोशिश करें कि हर चीज जो पैराग्राफ फॉर्म में होती है उसको पहले पॉइंट्स में ब्रेक करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाएं हेडिंग वाइज, सब हेडिंग वाइज, और फिर उनको याद करें। आप देखना बहुत इजीली चीजों को आप याद कर लोगे, क्योंकि आप बच्चों डॉक्टर बनने वाले हो। मैं खुद डॉक्टर हूं और आगे भी पूरी मेडिकल लाइफ में ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी होती है आगे चलकर भी बच्चों। बहुत सारी दवाइयों के नाम याद रखने होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के नाम याद रखने होते हैं, बीमारियों के सिम्टम्स याद रखने होते हैं, ट्रीटमेंट याद रखने होते हैं, इन्वेस्टिगेशन याद रखनी होती है बच्चों। तो शुरुआत से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका भी डॉक्टर बनने का ड्रीम जरूर पूरा होगा बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल उस तरीके से पढ़ेंगे जो प्रिफर्ड तरीका होता है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हमने हाईलाइट कर रखा है, जहां पर जरूरी होगी वहां ट्रिक भी देखेंगे बच्चों। ट्रिक्स मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि हर चीज में यदि ट्रिक डाल दोगे बच्चों तो बाद में ट्रिक्स ही याद नहीं रहेगी, इतनी सारी ट्रिक्स हो जाएगी। और यदि ट्रिक के ऊपर आप डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए और कोई सी भी एक ट्रिक भूल गए और उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया उस कंसेप्ट के ऊपर, तो यदि ट्रिक याद नहीं तो फिर वो क्वेश्चन भी नहीं निकल पाएगा अपना। तो ट्रिक सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए रखें, लेकिन कोशिश करें कि बिना ट्रिक के भी हम चीजों को याद करना सीखें बच्चों। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होती है ऑलरेडी अपन लास्ट लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड में बात कर चुके हैं बच्चों। जब हम टेक्सोनोमी पढ़ रहे थे वहां पर मैंने आपको बताया था टेक्सोनोमी के 4 बेसिक स्टेप थे। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स को देखते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म के, अकॉर्डिंगली हम उसको फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं उनके साथ कंपेयर करके आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर ये जो आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन हो चुका है बच्चों, इसके बेसिस पर उसको एक सुटेबल ग्रुप या कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हैं, जो हमें नोन हैं बच्चों, जो हम जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको उनकी सूटेबल कैटेगरीज के अंदर रखना। दैट इज व्हाट, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में बात हुई थी, वहां पर भी एनसीईआरटी ने लिख रखा था कि भाई ये क्लासिफिकेशन बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, है ना। जो ह्यूमन इवोल्यूशन था उसके अर्लियर डेज में, हम कह सकते हैं अर्लीस्ट डेज में ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उस वक्त जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक, बट तब मनुष्य ने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी वो किस बेसिस पे करी थी? उसकी जरूरत के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आ रही है बात समझ में कि भाई क्या जरूरी है उसके लिए। ठीक, जैसे शेल्टर के लिए कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसकी मदद कर सकते हैं, फूड के लिए कौन सी कर सकते हैं, क्लोथिंग के लिए कौन से प्लांट, तो इस तरह से उसने शुरुआत में क्लासिफिकेशन करी। लेकिन आज की तारीख में हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि जब तक प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं होगी, हम इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे, और स्टडी नहीं कर पाएंगे तो इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का जो अटेम्प्ट था बच्चों, उसका क्रेडिट किसको जाता है? एरिस्टोटल को जाता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट माना जाता है कि भाई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किसने करी थी? एरिस्टोटल ने करी थी। इन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया था बच्चों, और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था। प्लांट्स को इन्होंने कैसे क्लासिफाई करा था? बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन थी। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बच्चों।
बाहर से पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं उस बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। मेनली आप कह सकते हो साइज के हिसाब से हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े और लंबे ट्रीज, उससे छोटी लेंथ श्रब्स और उससे भी छोटी लेंथ हर्ब्स बच्चों। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने एनिमल्स की भी एक बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन करी थी। 2 ग्रुप्स में उन्होंने सारे एनिमल्स को डिवाइड किया था, दोज विद रेड ब्लड एंड दोज विदाउट रेड ब्लड, है ना। हमारा ब्लड रेड है बच्चों, एनिलिडा के अंदर भी आपको रेड ब्लड मिलेगा, लेकिन एक अंतर है, एनिमलिया किंगडम में हम पढ़ेंगे, किंगडम एनिमलिया में हम बोलते हैं कि एनालिड्स के अंदर जो रेड ब्लड है वो पिगमेंट की वजह से है, किसमें प्रेजेंट, उनके प्लाज्मा में, उनमें जो ब्लड सेल्स होती है बच्चों, उनके अंदर आपको हमारी तरह जो रेड कलर पिगमेंट है वो ब्लड सेल्स के अंदर नहीं मिलेगा, ब्लड सेल्स के बाहर मिलेगा, प्लाज्मा में। तो इसलिए उनका ब्लड रेड है, हमारा भी ब्लड रेड है, लेकिन यहां पर कारण क्या है, अगेन पिगमेंट तो है, लेकिन वो हमारी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, कोई भी डाउट हो बता देना बच्चों। ठीक है, एरिस्टोटल ने बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन करी थी ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, इसमें उन्होंने 2 ग्रुप्स जो बनाए थे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे अब पूछा नहीं जाता है, पहले पूछ लिया जाया जाता था जब तक स्टेट पीएमटीज होती थी, अब नहीं आता बच्चों, है ना। जिनमें रेड ब्लड था इनेमा ग्रुप उन्होंने बोला, और जिनमें नहीं था एनेमा ग्रुप उन्होंने बोला था बच्चों। उसके बाद फिर बच्चों और बेटर क्लासिफिकेशन आई, एंड दैट वाज 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम्स में हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, आधों को किंगडम प्लांटी और आधों को किंगडम एनिमेलिया। अब क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन 9th 10th में भी पढ़ लेते हो बच्चों, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो, तो इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा, बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ लेते हो कि क्या ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली पूरी तरह से करेक्ट हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अब जैसे बैक्टीरिया की हम बात करें, आप किसके अंदर रखोगे, वो तो यूकेरियोट्स भी नहीं है, प्रोकैरियोट्स हैं, ना तो एनिमल्स के अंदर रख सकते हैं ना प्लांट्स के अंदर रख सकते हैं। और जब हमने बनाई ही 2 किंगडम है, एक प्लांट किंगडम बनाई है, एक एनिमल किंगडम बनाई है, लिनियर्स के वक्त की बात है ना, तो उन्होंने इस तरह की क्लासिफिकेशन दी, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर पाए, लेकिन कर दिया। उस समय तो उन्होंने जो उनको सही लगा कर दिया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रख देते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, तो इन लिनियर्स टाइम a 2 kingdom system of classification with plantae and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। अब इसकी demerits यानी कि क्या कमियां थी इस क्लासिफिकेशन में, तो जैसे मैंने अभी बोला, पहली चीज तो did not distinguish, इंपॉर्टेंट है बच्चों, demerits पूछी जाती है आपसे, did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में नहीं डिफरेंशिएट कर रही, क्योंकि उन्होंने दोनों को आपने साथ में रख रखा है। फिर यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, सबको एक साथ रख दिया आपने। प्लांटी में आपने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी रख रखा है, मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स को भी रख रखा है। इसी तरह से एनिमल किंगडम में आपने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी रख रखा है, मल्टीसेल्यूलर को भी रख रखा है बच्चों। ठीक है, जबकि आज की जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को हम किस में रख देते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बच्चों। सारे प्रोकैरियोट्स को किस में रख देते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर रख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये एक कमी थी। तीसरी कमी क्या थी, आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे यदि हम बात करें, तो फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों एक साथ रखे हुए हैं। फंजाई और प्लांट्स दोनों को आपने एक साथ रख रखा है। फंजाई सेप्रोट्रॉफी के डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या मैटर के ऊपर फीड करती है बच्चों, लिविंग मटेरियल के ऊपर फीड करती है जो कि डेड और डिके हो रहा है, सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए तो बिल्कुल अलग अलग हो गए, तो लेकिन फिर भी इनको एक साथ किंगडम प्लांटी में रख रखा था। तो दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। था सिंपल, समझ में भी आसानी से आ सकता था, याद भी आसानी से हो सकता था, पढ़ भी आसानी से सकते थे, लेकिन बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन ज्यादा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको ना तो हम प्लांट्स में रख सकते थे साइंटिफिकली एंड लॉजिकली एंड कंसेप्चुअली, और ना एनिमल किंगडम के अंदर रख सकते थे। तो फिर एक जरूरत महसूस हुई कि एक बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इनएडुकेट का मतलब जो चीज सही नहीं हो, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो बच्चों, तो इनकम्प्लीट माना गया इसको। और फिर आगे बायोलॉजिस्ट्स ने और साइंटिस्ट ने और एफर्ट्स लगाना चालू करा कि यार हम एक बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप करें। ठीक, अब दिक्कत क्या थी, शुरुआत में देखो
जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें या एरिस्टोटल की हम बात करें, तो इन्होंने जनरली क्या करा, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे उन्हीं को कंसिडर करा कि बाहर से जो कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं उनके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, और इसीलिए ये गलतियां भी हुई, है ना। तो अब आगे जो क्लासिफिकेशंस डेवलप हुई या हो रही है, उनमें सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को ही कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर नहीं करते। फिर उन्होंने क्या करा कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के साथ साथ दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन करना चालू करा कि यार सेल स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ये भी तो देखें अपन, ये तो हमने देखा ही नहीं पहले, इसलिए गलती हुई। तो अब सेल स्ट्रक्चर को भी हम कंसिडर करेंगे। फिर सेल वॉल किस मटेरियल की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, जैसे कि फंगस के अंदर काइटिन की बनी होती है बच्चों। काइटिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा वहां पर, ठीक है। या सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है बच्चों, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जैसा बैक्टीरिया के अंदर होता है, या फिर सेलुलोज की बनी हुई है जैसे कि प्लांट्स के अंदर होता है बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसको भी फिर ध्यान में रखना चालू करा। भी ऑटोट्रॉफिक है, खुद बना लेता है, ऑटोट्रॉफिक में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, इन दो वर्ड्स में बहुत गड़बड़ होती है बच्चों की, आज समझ लेंगे इसको अपन, आगे भी वापस के 2-3 बार पूरे सिलेबस में समझा दूंगा मैं ये चीज आपको, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ध्यान में रखा। फिर या हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है, या सेप्रोट्रॉफिक है आगे हेटेरोट्रॉफिक के अंदर बच्चों। हैबिटेट कहाँ रहते हैं भाई, सिर्फ एक्वेटिक है क्या, सिर्फ टेरेस्ट्रियल है क्या, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों है क्या, पैरासिटिक है, फ्री लिविंग है, ये सारी चीजें हमने देखना चालू करा। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ असेक्सुअली कर रहे हैं, सिर्फ सेक्सुअली कर रहे हैं, दोनों मेथड्स, उनमें भी कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर आज की तारीख में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वो है बच्चों इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, है ना। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इनफैक्ट उसके पहले स्टार्ट हो गया था बच्चों, है ना, जिसकी मदद से पहले तो लाइफ का ओरिजिन हुआ और फिर लाइफ आगे प्रोग्रेस कर रही है, वेरिएशंस डेवलप हो रहे हैं, नए लाइफ फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, नई स्पीशीज बन रही है बच्चों। हम भी तो विद टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, दैट इज इवोल्यूशन बच्चों। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है बच्चों, उसको भी अब कंसिडर किया जाता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं। आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, कोई भी डाउट हो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिन बच्चों ने भी कोर्सेज सब्सक्राइब कर रखे हैं, जोश, जुनून, समर्पण, संपूर्ण, है ना, बायोलॉजी के लेक्चर्स तो चारों बैचेस में हो रहे हैं आपके कॉमन, तो उस हिसाब से यदि मैं देखूं तो लाइव लेक्चर्स में आप लोगों की अटेंडेंस ना के बराबर रहती है। आप लोग क्या प्रेफर करते हो, वैसे तो हल्ला मचाते रहते हो कि सर लाइव लेक्चर होने चाहिए, लाइव लेक्चर होने चाहिए, लाइव लेक्चर होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि जो लाइव लेक्चर की बात होती है वो रिकॉर्डेड में हो ही नहीं सकती, दिस इज श्योर, है ना। लेकिन फिर लाइव लेक्चर में आपकी अटेंडेंस नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि सुबह 7:30 बजे सर पढ़ा रहे हैं, और सुबह 7:30 बजे पढ़ा रहे हैं तो उठेगा कौन भाई 7:30 बजे, तो फिर डॉक्टर भी नहीं बन सकते। डॉक्टर बनोगे तो रात के 2-2 बजे भी आपको सर्जरी कॉल्स पे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी कॉल्स पे जाना पड़ेगा, क्यों बन रहे हो भाई, ठीक है। तो कोशिश करो लाइव लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो बच्चों। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया भाई, फिर अब देखो बीच में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी था, जो 3-4 साल पहले तक, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब, और पहले तो बहुत डिटेल में पढ़ाता था, अब क्यों उसको अपन नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं कर रखा है, और ना ही पिछले 7 से 8 साल में उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया है। तो अब धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, ट्रेंड ये है कि इस बार का 23 का यदि हम बात करें बच्चों, नीट बायोलॉजी का पेपर वो स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, सिर्फ एक क्वेश्चन को मैं हटा दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ दूं, 100 में से 99 क्वेश्चन डायरेक्टली वर्क फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम एनसीईआरटी को ही ज्यादा बेटर वे में, डिटेल्ड वे में, कंसेप्चुअल वे में पढ़े, हर एक लाइन को इस तरह से समझ लें कि कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जहां जहां एडिशनल पॉइंट्स की जरूरत है, जैसे अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों 3 डोमेन सिस्टम की बात करी है। देखो जिस बारे में एनसीईआरटी बात छेड़ देगी वहां जरूर हमें डिटेल में जाना है। तो उसने 3 डोमेन सिस्टम की बात तो कर ली, बट बताया ही नहीं कि 3 डोमेन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। वो चीज मैं आपके लिए यहाँ पर नोट्स में ऐड करके लाया हूँ, तो आपको अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको तो जो पढ़ा रहा हूँ वो ईमानदारी से पढ़ लेना, ट्रस्ट करते हुए। गारंटी दे रहा हूँ नीट बायोलॉजी में 360 से कम नहीं आ सकते, यदि जितना पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से पढ़ लिया और समझ लिया और याद कर लिया तो।
और जैसे जैसे पूरे साल आपको गाइडेंस दी जाए कि भाई इस समय टेस्ट प्रैक्टिस करो, इस समय रिवीजन करो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत जल्दी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ आपके साथ गूगल मीट के ऊपर बच्चों, जिसमें हम यही डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा गूगल मीट सेशन का, मोस्ट सेशन उसको हम बोलते हैं, मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन बच्चों। तो उसमें हमारा मेन जो अभी एजेंडा रहेगा फर्स्ट मोस्ट सेशन का, वो रहेगा हाउ टू इनिशिएट नीट प्रिपरेशन, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है 24 वालों की भी और 25 वालों की भी। तो भाई किस तरह से, क्योंकि शुरुआत में ही यदि आप गलतियां कर देंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, सिस्टम के साथ शुरुआत नहीं करेंगे, तो फिर अंत भी अच्छा नहीं होगा बच्चों, आपका क्लाइमेक्स भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो जरूरी ये है कि यदि हमारा क्लाइमेक्स आप चाहते हो कि अच्छा हो, हम डॉक्टर बने, तो शुरुआत, बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए। वो बिगिनिंग कैसे करनी है, आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें शुरुआत में ही बना के रख लो, किस तरह से पूरे साल सिस्टमेटिक चलना है, वो उस मोस्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। उसका लिंक भी आपको बहुत जल्दी ऐप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई बच्चों, फिर अल्टीमेटली जो हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फॉलोड क्लासिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। तो किसने दी थी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर ने 1969 में बच्चों। उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स आते हैं बच्चों। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है। आपकी मदद के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी यहां पर बना दी है मैंने, कि भाई वो कौन से 5 क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पर विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन करी। 5 क्राइटेरिया तो और भी यूज किए थे विटेकर ने, लेकिन पूछे आपसे 5 जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में 5 मेंशन है। तो ये 5 आपको अलग से याद होने ही चाहिए। कौन कौन से क्राइटेरिया को? सेल स्ट्रक्चर को उन्होंने कंसीडर करा, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने देखा बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्टोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन के मोड को उन्होंने देखा, और अल्टीमेटली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो मैंने कहा था ये फाइलोजेनिक वर्ड बार बार आएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको ये वर्ड समझा दिया था, जहां पर भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं फाइलोजेनी, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं। और मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले बोला था कि अब प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशंस में फाइलोजेनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, अब वही है ना, एनसीईआरटी गड़बड़ करती है, एक जगह पर सारी चीजें नहीं देती। कुछ टेक्सोनॉमी में दे दिया था लिविंग वर्ल्ड में, कुछ यहाँ दे दिया क्लासिफिकेशन के बारे में, और कुछ प्लांट किंगडम में दे रखा है। वहां पर भी हम पढ़ेंगे बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी भी वहां पर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो ये भी वहां पर आने वाला है आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 क्राइटेरिया हैं बच्चों, इनको आप कैसे याद रख सकते हो? कैसे याद रख सकते हो? सेल से बॉडी बनती है, बिल्कुल सेल्स से ही हमारी बॉडी बनती है बच्चों, बॉडी ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है। तो सेल, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पर उसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। यदि आप खाओगे पियोगे नहीं तो सेल्स की ग्रोथ और डिवीजन नहीं होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या होगा? यदि वो न्यूट्रिशन ले रही है सेल्स, चाहिए ताकि वो रिप्रोडक्शन, फिर वो डिवाइड हो पाएगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी, ताकि वो रिप्रोडक्शन करके अपने को या खुद को फैलाए। फैलाए वर्ड से आप क्या याद रख सकते हो? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बच्चों। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनी कह सकते हैं, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली कई बार पूछा गया है बच्चों नीट के अंदर। ये जो टेबल है बच्चों, ये टेबल आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। ये जो 5 किंगडम्स है जो विटेकर ने क्लासिफाई करी है, इन 5 किंगडम के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, है ना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि सिंगल विंडो में आपको सारे पॉइंट्स नजर आ जाएं, ठीक है भाई। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है बच्चों, जिनमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। उन सबको विटेकर ने किस किंगडम में रखा बच्चों? किंगडम मोनेरा के अंदर। फिर बाकी के जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। जितने भी यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स थे बच्चों, जैसे अमीबा वगैरह, यूग्लिना वगैरह, पेरीमीशियम वगैरह बच्चों, उन सबको किस में रख दिया? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। और फिर जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स थे बच्चों, उनको अगर 3 किंगडम में डिवाइड किया। अब यहां पर मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्ले करेगा रोल,
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सारे प्लांटी में चले गए, सेप्रोट्रॉफिक सारे फंजाई में चले गए, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक का ही एक टाइप है बच्चों, जिसमें हम सॉलिड फूड को माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो सब किसमें चले गए, एनिमेलिया के अंदर चले गए। तो ये तो हो गया सेल टाइप। फिर सेल वॉल में भी डिफरेंसेस थे। अभी मैंने आपको बोला बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बच्चों, पॉलीसेकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड, किस इन दोनों से मिलकर जो वहां पर सब्सटेंस होता है दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पढ़ेंगे इसके बारे में बच्चों हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ये किसका बना हुआ होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो अमीनो शुगर्स होती है बच्चों जिनसे मिलकर ये बनता है एन-एसिटाइल ग्लूकोस अमीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अभी सिर्फ सुन लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में अगेन बताऊंगा लिखाऊंगा वहां पर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन शॉर्ट में नाग बोल देते हैं हम, और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम बोल देते हैं। ऑल्टरनेटिवली ये दो कंपाउंड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स हम कह सकते हैं। अल्टीमेटली उससे पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता है जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है बच्चों, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा की यदि हम बात करें तो इनमें कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती बच्चों। फंजाई में हम बात करें तो सेल वॉल होती है, लेकिन वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है काइटिन की बच्चों, काइटिन की बनी हुई है। और काइटिन अगेन हम कहां पर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, होमोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर प्लांटी की बात करें, प्लांट्स में तो आप सबको पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो बच्चों की सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है। और एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में, हम भी एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होगी, ऑब्वियसली यूकेरियोट्स में तो होगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होगी। डिफरेंशिएट ही हम ऐसे करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में, तो एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा क्योंकि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रेजेंट इन ऑल अदर्स। तो आराम से याद रख सकते हो इस वाले पॉइंट को आप। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें बच्चों, कितना कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल कब बोलेंगे, जब सिर्फ सेल्स का एक कलेक्शन है, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो देखो, क्योंकि मोनेरा के अंदर और प्रोटिस्टा के अंदर दोनों के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जब एक ही सेल की बॉडी बनी हुई है, तो इस तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्यूलर भी बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड होता है बच्चों असेल्यूलर, ठीक है, ज्यादा बेटर वर्ड असेल्यूलर होता है। सेल्यूलर जनरली, है ना, कब बोलते हैं हम, जब कलेक्शन ऑफ सेल्स हो लेकिन टिश्यूज नहीं हो, जैसा कि अपन एनिमेलिया किंगडम में भी बात करते हैं, जब फाइलम पोरिफेरा की हम बात करते हैं बच्चों, वहां पर स्पॉन्जेस में पढ़ा हुआ आपको। तो चाहे असेल्यूलर आ जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, या सेल्यूलर आ जाए, दोनों मोनेरा और प्रोटिस्टा के लिए सेम माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है बच्चों, दिस बोथ आर यूनिसेल्यूलर, याद रखना, है ना। फिर फंजाई मल्टीसेलुलर होती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे यीस्ट, वो यूनिसेलुलर होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्लांटी एंड एनिमेलिया इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, क्योंकि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, टिश्यूज आपको मिल सकते हैं। प्लांटी में आपको टिश्यूज एंड ऑर्गन लेवल तक तो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा बच्चों, लेकिन हमारे अंदर किंगडम एनिमेलिया में आपको सेल्यूलर लेवल, फाइलम पोरिफेरा में उसके ऊपर फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, और अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम, सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको किंगडम एनिमेलिया में, उससे सिंपल प्लांटी में, उससे सिंपल फंजाई में, और सबसे सिंपल प्रोटिस्टा और मोनेरा में, सिंपलेस्ट मोनेरा में मिलेगा बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, आपको दोनों तरह के मोड मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। कुछ बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, है ना, फोटोसिंथेटिक होती है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है बच्चों, लाइट की मदद से खुद का खाना बना सकती है। फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन खुद का खाना बना सकते हैं, और वो जनरली किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। अब ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं, है ना, आपने सुना होगा सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, बच्चों ये क्या है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, अपने पास ऊपर जगह थी। देखो, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कंपाउंड्स के रेडॉक्स रिएक्शन से, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अपन रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, ये भी आप पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत लोअर क्लासेस में, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, उन रेडॉक्स रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि उनके एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, उनका रेडॉक्स रिएक्शन
हम कह सकते हैं कि करवाते हैं, जिसकी मदद से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी की मदद से सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, एक तरह से फूड के अंदर, ताकि फिर जिसके ऑक्सीडेशन से, रेस्पिरेशन से वो एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। अभी समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनमें खाना कैसे बनता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया की हम बात करें बच्चों। दोनों क्या करेंगे, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करेंगे, ठीक है। फिर किस में कन्वर्ट करेंगे इनको, ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 प्लस क्या निकलेगा साथ में, 6 मॉलिक्यूल पानी के निकलेंगे, प्लस 12 सल्फर निकलेंगे बच्चों। ये पूरा रिएक्शन होता है किसके अंदर, ये मैं लिख रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर होता है बच्चों, है ना। कुछ चीजें आप नोट कर लिया करो बच्चों, जो एक्स्ट्रा आपको बताता हूं मैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहां पर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये इनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वहां से इनको लेते हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है, उनको ग्लूकोज में, फिर इस ग्लूकोज के रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो अपने बॉडी सिस्टम्स को, फंक्शंस को चला सके। आगे बात समझ में। अब क्योंकि इस रिएक्शन को भी करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी दो तरीके से आ सकती है, आइदर फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शंस, या तो ये अपने आसपास प्रेजेंट कंपाउंड्स का रेडॉक्स रिएक्शन करें, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको यूटिलाइज करें, एनर्जी फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। यदि ऐसा कर रहे हैं ये, तो फिर ये क्या कहलाएंगे बच्चों, दीज विल बी कंसीडर्ड एज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहलाएंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस से मिलने वाली एनर्जी की मदद से ही अपना खाना बना रहे हैं। तो जब ऑटोट्रॉफिक रिएक्शन, खाना बनाने वाला रिएक्शन केमिकल एनर्जी की मदद से हो रहा है, तो फिर वो कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक रिएक्शन कहलाएगा। फिर साइनोबैक्टीरिया की यदि हम बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात करें, तो उनको केमिकल एनर्जी की जरूरत नहीं है अपना खाना बनाने के लिए, इस रिएक्शन को चलाने के लिए, उनके अंदर भी ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में बस फर्क इतना सा होगा, यहां पर H2S की जगह H2 हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन रिलीज होगी 6 मॉलिक्यूल, ये याद रखना, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, एक पॉसिबिलिटी क्या है, 12H2O भी हो सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे हम बात करें, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 6O2 हो जाएगा। ये एक वेरिएशन आप याद रख सकते हो, ठीक। तो अब उनके अंदर क्या होगा, रिएक्शन ये होगा 6CO2 प्लस 12H2O, 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, है ना। खाना वो भी बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना रहे हैं, लेकिन यहां पर वो किसकी मदद से ये रिएक्शन चलाएंगे, लाइट एनर्जी की मदद से। और जब लाइट एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन हो रहा है, तो अब ये क्या कहलाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। इवोल्यूशन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, वहां पर कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटोट्रॉप्स में और बेटर वे में क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनऑक्सीजेनिक, जब ऑक्सीजन नहीं निकल रही तो उसको एनऑक्सीजेनिक बोलते हैं, ऑक्सीजन निकल रही तो ऑक्सीजेनिक बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आती है बीच में। कीमोसिंथेटिक आपको जो ऑटोट्रॉप्स मैंने बताया बच्चों, इसमें भी दो तरह के बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी आपको ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा मिलेंगे, जिनमें ये रिएक्शन चलता है, जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, समझ में आती जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, अब कुल मिलाकर अभी के लिए क्या लेकर जाना है, जो टेक अवे आपके लिए घर के लिए क्या यहां से लेकर जाओगे, कि जो बैक्टीरिया हैं वो खुद का खाना भी बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो बाहर से खाना लेते हैं, जो खुद का खाना बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाते हैं उनको कीमोटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी की मदद से अपना खाना बनाते हैं उनको फोटोट्रॉप्स कहते हैं। सिंपल, नथिंग एल्स, है ना, सिर्फ इतना सा याद रखना है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होंगे, कीमोसिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक। क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आपको पता है बच्चों, जो बाहर से खाना लेते हैं, इनमें बैक्टीरिया में आपको या तो सेप्रोट्रॉफिक ज्यादा मिलते हैं या पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहते हुए अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक क्या हो जाएंगे बच्चों, जो
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने लिए एनर्जी डिराइव कर रहे हैं बच्चों, न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। आई थिंक सिंपल है, समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। यदि फिर आगे बात करते हैं अपन किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक। यहां पर बच्चों ऑटोट्रॉफिक यदि मिलते हैं, जैसे आपको यूग्लिना में देखने को मिलेगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा में, तो वहां पर वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक होगा, कीमोसिंथेटिक नहीं होता है। और भी कई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आपको प्रोटिस्टा में मिल जाएंगे, इसी चैप्टर में आगे हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। फंजाई की यदि हम बात करें बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, किसी तरह का कोई ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है उसमें भी अगेन सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक मिलता है, होलोजोइक नहीं मिलता। होलोजोइक में तो हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जैसे अपन जो खाना खाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकता, उसको पचाना जरूरी है, डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो मुंह से जब हम इंजेस्ट करके, किसी ओपनिंग से इंजेस्ट करके बच्चों अपन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं और फिर बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो किंगडम एनिमेलिया में मिलेगा, फंजाई में नहीं मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक तो है लेकिन आइदर सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक लाइक मोनेरा। प्लांटी की बात करें, सबको पता है क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन चलता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं बच्चों। एनिमेलिया सब क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफिक, कोई ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और भी डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक के अंदर, मेनली होलोजोइक देखने को मिलेगा आपको किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो ये पूरी की पूरी टेबल का पोस्टमार्टम कर दिया है बच्चों, पूरा अच्छे से डिटेल में आपको डायसेक्शन करके समझा दिया है। आई थिंक अब किसी तरह की कोई दिक्कत इस टेबल में भी आपको नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों अब अपन। द 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic। अभी अगेन मैंने जो अभी बोला था एनसीईआरटी की वो लाइन जिसके बारे में एनसीईआरटी ने छेड़ तो दी बात, मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी एक नई नवेली दुल्हन की तरह, जो नबी नई नई शादी होकर आई है, बोलना बहुत कुछ चाह रही है लेकिन बस 1-2 लाइन कह के चुप हो जाती है, शर्मा जाती है। अरे भाई अब जब आपकी बात थी पूरे 1 पेज की और आप 1 लाइन बोल के रह जाओगे तो फिर अगला समझेगा कैसे। अब आपने बोल तो दिया कि भाई 3 डोमेन सिस्टम भी होता है, अब ये 3 डोमेन सिस्टम लेकिन बताया नहीं क्या होता है, तो चलो आगे बात करते हैं क्या होता है। द 3 डोमेन सिस्टम, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है और फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। तो बच्चों डोमेन का लेवल जो अपन ये पूरी जो टेक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, लिविंग वर्ल्ड में हमने देख लिया, इसलिए मैंने बोला था ये चैप्टर्स बेसिक्स हैं, इनको पढ़ना शुरुआत में बहुत जरूरी होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा बच्चों। तो किंगडम तक तो पढ़ लिया था, किंगडम के भी एक लेवल ऊपर चले अपन तो डोमेन वर्ड यूज होता है, किंगडम के भी ऊपर के लेवल के लिए डोमेन वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना। तो 3 डोमेन सिस्टम कब एग्जिस्टेंस में आया, जब कार्ल वोइज ने क्या करा, जो किंगडम मोनेरा है ना उसके जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी 2 डोमेन में पहले डिवाइड करा, ठीक है। तो डोमेन्स किंगडम के ऊपर उन्होंने क्या बोला, आर्की, ये बैक्टीरिया होगा बच्चों, बैक्टीरियल नहीं होगा, एल हटा देना इसका, ठीक है, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया होगा यहां पर भी, यूकेरिया जिसमें सारे यूकेरियोटिक थे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन एंड यूकेरिया या यूकेरियोटिक आप कह सकते हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे बच्चों, 3 डोमेन उन्होंने डिस्क्राइब करे। अब इन 3 डोमेन्स में उन्होंने क्या करा, आगे फर्दर किंगडम, अब जो अभी अपन ने 5 किंगडम पढ़ी है उसमें से आप किंगडम मोनेरा को हटा दो, तो जो बाकी की 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, ये सब किसमें चली जाएगी, यूकेरिया के अंदर, क्योंकि ये सब क्या है, यूकेरियोट्स हैं बच्चों। तो इसके अंदर तो ये 4 किंगडम आ गई अपनी, 4 किंगडम में कौन कौन सी आ गई, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम्स, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर किंगडम्स, कौन से डोमेन की, यूकेरिया डोमेन की। अब जो मोनेरा किंगडम थी उनको उन्होंने 2 डोमेन में डिस्क्राइब कर दिया या डिफरेंशिएट कर दिया, कैसे, आर्की जो प्रिमिटिव शुरुआती बैक्टीरिया थे, ओल्ड बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे बच्चों, पहले ओरिजिनेट होने वाले, उनको डोमेन आर्की में रख दिया, इसके अंदर किंगडम हो गई एक तरह से आर्की बैक्टीरिया, है ना। और बैक्टीरिया जो अपना डोमेन है इसके अंदर उन्होंने जो ट्रू बैक्टीरिया माने गए, बाद में आने वाले जो बैक्टीरिया थे उनको ट्रू बैक्टीरिया माना गया, उसमें यू बैक्टीरिया उनको बोला गया। इस तरह से टोटल मिलाकर अब किंगडम्स कितनी हो गई, फर्स्ट किंगडम
पहले डोमेन में एक ही किंगडम में आर्की बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन ये पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन बैक्टीरिया में दूसरी किंगडम आ गई यू बैक्टीरिया, दो किंगडम्स हो गई। तीसरा डोमेन है यूकेरिया जिसमें सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें फिर 4 किंगडम्स आ गई, 3, 4, 5 और 6। तो कुल मिलाकर यदि क्वेश्चन आ जाए, ये आ सकता है बच्चों कि जो 3 डोमेन सिस्टम है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि द 3 डोमेन सिस्टम इज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकेरियोटिक किंगडम्स, जो बाकी की 4 यूकेरियोटिक किंगडम्स थी उन सबको तीसरे डोमेन यूकेरिया के अंदर रख दिया। कुल मिलाकर 3 डोमेन सिस्टम में जो नंबर ऑफ किंगडम्स है कितनी हो जाएगी, 6। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसके बारे में बात करी है बच्चों, और जब करी है तो पूछ सकती है, और पूछ सकती है तो फिर थोड़ा डिटेल में जाकर भी पूछ सकती है। तो इसीलिए जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था, या हम कह सकते हैं 3 डोमेन सिस्टम है बच्चों, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना जरूरी था क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है। चलो भाई ठीक, यहां तक आई थिंक किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं अब बच्चों 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वैसे ज्यादा प्रैक्टिकल 5 किंगडम में फॉलो भी उसको किया जाता है ज्यादातर जगह पर। अब ये जो कुछ लाइनें हैं बच्चों यहां पर है ना, इन सब लाइनों में क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने, अगेन थोड़ा पीछे चली गई है। मैंने बोला था सीक्वेंस की गड़बड़ी है एनसीईआरटी में, पीछे कहा जो हमने अर्लियर क्लासिफिकेशंस की 2 किंगडम 3 किंगडम की बात करी उनके बारे में यहां पर बात कर रही है, इसीलिए इस वर्ड को मैं यहां पर अलग कलर में करके लाया हूं, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो जो 5 किंगडम के पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे उनके बारे में यहां पर बात हो रही कि उनके क्या क्या डिमेरिट्स थी, उनकी क्या क्या कमियां थी। ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट नहीं करा था प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, ऑटोट्रॉफ्स में, हेटेरोट्रॉफ्स में, सेल वॉल डिस्क्रिमिनेशन प्रॉपर नहीं करा था। वही चीजें वापस से यहां पर है बच्चों। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इंक्लूडेड, अब यहां पर वापस से वही कमियां बताई जा रही है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, एक तरह से रिपीटिशन है। दे इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसेस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। तो जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बच्चों, उसमें 2 ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम प्लांटी के अंदर यानी कि प्लांट्स के अंदर सबको रख दिया था, किस किस को, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई भी उसमें आगे, मोसेस भी उसमें, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स सब आगे भाई। तो अब प्लांट्स तो आपको दिख रहे हैं इसमें, मोसेस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है भाई ये तो प्लांट में ही आने चाहिए थे, लेकिन क्या फंजाई आनी चाहिए थी? नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल नहीं होती, काइटिन से बनी हुई होती है। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी आनी चाहिए थी? ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है बच्चों, तो फिर उसको भी अपन हटा देते हैं, किस में रख देते हैं अपन, साइनो। और जो स्ट्रक्चर की भी हम बात करें तो भाई ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया के जैसा है, तो किंगडम मोनेरा में आनी चाहिए थी, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आनी चाहिए तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो कैरेक्टर अब लेकिन क्यों रखा गया इनको प्लांट के अंदर, तो उसका कारण भी दे रखा है, शुरुआत में क्यों लगा कि इन सबको प्लांट के अंदर रखना चाहिए। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cell walls. तो उस समय लिनेयस भाई ने और उनके समकक्ष उनके साथ के जो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रमोट करा, उन्होंने देखा कि यार इन सभी के अंदर सेल वॉल है। उन्होंने ये भी देखा सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, न्यूट्रिशन को कंसिडर करा नहीं उन्होंने, तो सारी चीजों को उन्होंने कंसिडर नहीं करा, सिर्फ सेल वॉल देख ली कि यार सेल वॉल होती है, सबको एक साथ पटक दो, सबको एक साथ ग्रुप कर दो भाई। आगे बात समझ में, this placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स थे, साइनोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया, उन सबको हमने यूकैरियोट्स के साथ ग्रुप कर दिया, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था, जो कहीं से भी साइंटिफिकली करेक्ट नहीं था बच्चों, लॉजिकली करेक्ट नहीं था, तो बाद में करेक्शंस हुए इसमें, ठीक है। It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones, say for example Chlamydomonas, बच्चों यूनिसेलुलर होता है, स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर होता है, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रख दिया गया, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, वही पहले वाले पॉइंट से वापस से थोड़ा सा डिटेल में बस, हेटेरोट्रॉफिक फंजाई को ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के अंदर रख दिया था बच्चों। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल में भी डिफरेंस है, फंजाई में काइटिन की होती है, ग्रीन प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की होती है बच्चों। तो when such characteristics when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. तो इस तरह से फिर अल्टीमेटली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। हमने देखा यार फंजाई सेलुलोज सॉरी सेल वॉल भी बिल्कुल अलग, प्लांट्स में सेलुलोज की थी, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की थी, इनके अंदर काइटिन की है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है भाई, अलग रखना चाहिए। और चीजें देखी,
यार मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे फंजाई में सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, उसमें भी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है मेनली, कुछ में पैरासाइटिक भी मिल रहा है। फिर भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बिल्कुल अलग है ना। तो बिल्कुल जो वे ऑफ लाइफ था फंजाई का, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब कुछ अलग था फ्रॉम द रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसी कारण से एक पूरी किंगडम अलग बन गई, किंगडम फंजाई। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, बिल्कुल अलग थे भाई, सेल का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है प्रोकैरियोट्स में तो यूकैरियोट्स से। तो वहां बहुत जरूरी हो गया था कि एक किंगडम अलग बनाई जाए, तो सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को निकालकर किंगडम मोनेरा बना दी गई। फिर बारी आई किंगडम प्रोटिस्टा की, वो ऐसी एक किंगडम हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो अभी भी मिक्सचर वाली किंगडम है ना। उसमें आपको हेटेरोट्रॉफ्स मिल जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स मिल जाएंगे, सेल वॉल मिल भी जाएगी, नहीं भी मिलेगी, लफड़ा है थोड़ा सा वहां पर, ठीक है। लेकिन अगेन एक मेजर क्राइटेरिया वहां ले लिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसमें डाल दिया अपन ने सबको, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इस तरह से फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो किंगडम प्रोटिस्टा बनी, किंगडम मोनेरा बनी और किंगडम फंजाई बनी। तो जो किंगडम्स, 2 किंगडम थे पहले, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, उनमें 3 किंगडम्स और जोड़ दी गई। इस तरह से विटाकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, है ना। अब जो अभी मैंने बात बोली, देखो यहां पर आ गई किंगडम प्रोटिस्टा, अगेन गड़बड़ वाली किंगडम है। अभी यदि 5 किंगडम में हम बोलें कि अभी भी वो किंगडम बताओ जो प्रॉपरली हम कह सकते हैं कि क्लासिफाइड नहीं है, वो किंगडम प्रोटिस्टा है। क्यों, देख लो, उसमें आपको क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला भी मिलेंगे। अभी भी कई साइंटिस्ट इनको एल्गी में ही मानते और रखते हैं बच्चों, है ना। हैविंग बोथ हैविंग सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल है, सेलुलोज से ही बनी हुई है। और इनको हमने बिना सेल वॉल वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ रख रखा है बच्चों, पैरामीशियम अमीबा, जिनको पहले एनिमल किंगडम में भी कंसिडर किया जाता था, ठीक है, दे लैक सेल वॉल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस है। अमीबा, पैरामीशियम आपको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चों इनमें। तो दोनों ऊपर वाले एग्जांपल्स में, तो दोनों चीजें यदि हम देखें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, सेल वॉल में डिफरेंस है बच्चों, तो अभी भी किंगडम प्रोटिस्टा एक वेल क्लासिफाइड किंगडम नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें हो गई। अब लास्ट पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है देख लो। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive, ये सारे पॉइंट्स हम देखते ही हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देने लग गए हैं, ये क्वेश्चन आता है कि जो प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशंस हैं उनमें किस फैक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसके ऊपर बेस्ड होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि फाइलोजेनी यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड होती है बच्चों, ठीक है। सो टुडे वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने सारा देख लिया कि भाई किस तरह से क्लासिफिकेशन चालू हुई, अर्लियर क्लासिफिकेशंस कौन सी थी। पहला अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने करा, उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के अंदर क्लासिफाई करा, एनिमल्स को इनेमा विद रेड ब्लड एंड एनेमा विदाउट रेड ब्लड में क्लासिफाई करा। फिर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया लिनेयस के वक्त बच्चों, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया वाज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कमियां थी, ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स को एक साथ रख रखा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख रखा था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को एक साथ रख रखा था बच्चों, सेल वॉल अलग अलग थी तो भी एक साथ रख रखा था बच्चों, सारी गड़बड़े थी। इसको करेक्ट करते 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 पहले 3 किंगडम, फिर 4 किंगडम, अल्टीमेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया विटाकर को, जिसको सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली। एनसीईआरटी ने ईयर मेंशन कर रखा है 1969, आपको भी याद रखना है बच्चों, क्योंकि पूछा जा सकता है। जो जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एवरीथिंग शुड बी लर्नड बाय अस। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, रिमेंबर करना, लर्न करना भी जरूरी है, ठीक है। फिर विटाकर का जो क्लासिफिकेशन था बच्चों, उसमें 5 मेन क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर विटाकर ने वो क्लासिफिकेशन करा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई है बच्चों, कौन कौन सा सेल स्ट्रक्चर था। फिर मैंने क्या बताया, सेल से बॉडी बनती है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ताकि फिर क्या हो, सेल्स क्या कर सके, रिप्रोडक्शन। तो चौथा जो क्राइटेरिया वो रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन से क्या होता है, फैलता है शरीर, है ना, पाइलोजेनी, वहां से आप याद रख सकते हो, फैला है, ताकि सेल्स अपने को खुद को फैलाए, है ना। तो ये 5 क्राइटेरिया थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसके बेसिस पर विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। फिर पूरा कंपैरिजन है 5 किंगडम के अंदर कि भाई किसमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रखा, बाकी सारे यूकैरियोट्स को बाकी की 4 किंगडम में रखा बच्चों। फिर यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे यदि हम बात करें तो जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स मेनली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले थे किंगडम एनिमेलिया में, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो किंगडम फंजाई में आपको मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक वाले प्लांटी में मिलेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा में आपको दोनों मिलते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है और हेटेरोट्रॉफिक भी देखने को मिलता है बच्चों।
सेल वॉल स्ट्रक्चर की बात करें तो किंगडम मोनेरा में आपको पेप्टाइडोग्लाइकेंस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई सेल वॉल मिलती है बच्चों। जो प्रोटिस्ट है उनमें कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, जिनमें होती है उनमें सेलुलोज की होती है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर होती है बच्चों। किंगडम फंजाई में सेल वॉल होती है, लेकिन किसकी बनी होती है, काइटिन मटेरियल की बनी होती है, जो अगेन एक कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। किंगडम प्लांट में सेलुलोज की होती है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है बच्चों, है ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो तरह का ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम मोनेरा में आपको देखने को मिलता है, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज फोटो ऑटोट्रॉफिक। दोनों में डिफरेंस बता दिया। केमिकल एनर्जी की मदद से खाना बन रहा है तो कीमो ऑटोट्रॉफिक, लाइट एनर्जी की मदद से खाना बन रहा है तो फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमोटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों, कीमोटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल अपन देखते हैं आयरन सल्फर बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक में पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ईयर से भी, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं आते। प्रीवियस ईयर से एग्जैक्टली सेम नहीं आते, लेकिन मिलते जुलते आते हैं, इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना जरूरी है। और शायद तुम्हारा ये कहना है कि सर ईयर से मतलब जो अभी मैंने 1969 बोला, क्या वो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखो जो एनसीईआरटी में है वो तो पूछा जा सकता है, चाहे फिर वो ईयर्स ही क्यों ना हो। मैं साफ कह रहा हूं एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो रेलेवेंट है ना, जो एकेडमिक्स से जुड़ी हुई है, बायोलॉजी से जुड़ी हुई है, फालतू की लाइनें भी होती है हर चैप्टर में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो हर एक एकेडमिक लाइन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइन ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, और वो हमें याद होनी चाहिए, फिर वो चाहे ईयर से क्यों ना हो। ठीक है बेटा, है ना। बिल्कुल, बुक वाला ईयर भी पूछा जा सकता है, जैसे 1969 में भी मैंने बोला था आपको। ठीक है, अल्टीमेटली फिर आपको वापस से कुछ डिमेरिट्स दे रखी थी अर्लियर क्लासिफिकेशन की, वो हमने देख ली। यहाँ पे जो एग्जांपल्स क्योर्ड कर रखे हैं एनसीईआरटी ने, वो आपको पता होने चाहिए। अल्टीमेटली जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि भाई जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशंस हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है किस फैक्टर को, दे आर बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो एक बार घर पे रिवाइज करें बच्चों आज के लेक्चर को। लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस को निकाल सकते हो आप, डीपीपी कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट भी कर सकते हो। प्रैक्टिस शीट्स में बच्चों आपको दो तरह की प्रैक्टिस शीट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस शीट आपको इस तरह से प्रोवाइड की जा रही है जिसमें जस्ट बिलो द क्वेश्चन आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। वो एक तरह से रिवीजन ऑफ द चैप्टर है, स्ट्रेंथीफाई हम या स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अपने चैप्टर को, कंसेप्ट्स को। क्वेश्चन पढ़ो, आता है अच्छी बात, नहीं तो सॉल्यूशन देखते जाओ, करते जाओ। फिर दूसरा सेट ऑफ प्रैक्टिस शीट जो आपको मिलेगा बच्चों, उसमें एक साथ क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशंस बिल्कुल एंड में होंगे। तो वहां पर बिना सॉल्यूशन देखे आपको एक बार पूरे क्वेश्चंस करने हैं, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम ज्यादा देंगे आपको, ताकि तैयारी हमें ऐसी करनी है बच्चों, कुछ भी हो जाए हमारा नीट में सिलेक्शन पक्का हो अगले अटेम्प्ट के अंदर, जो भी हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे फिर वो 24 का हो चाहे 25 का हो, है ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, स्ट्रेस लेकर पढ़ाई नहीं करनी होती है। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन। अपने फ्रेंड्स को भी बच्चों कोचिंग के बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं, जितने बच्चे आप जोड़ेंगे हम आपको उतनी ही बेटर सर्विसेज दे पाएंगे, ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि हम ज्यादा बच्चों को सर्व कर पाएंगे, और बच्चों के लिए फायदा होगा कि मिनिमम खर्चे में, है ना, आई थिंक इससे ज्यादा बेटर कंटेंट इतने कम खर्चे में, और एक मिनिमल फीस भी इसलिए रखिए ताकि एक सीरियसनेस बनी रहे बच्चों। और जो कुछ बेसिक खर्चे होते हैं, वैसे तो हम सब कुछ हमारी जेब से लगा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें एक एड मिल सके, एक सपोर्ट मिल सके हमारी इन सर्विसेज को आपको कंटिन्यू रखने में बच्चों। तो बताएं ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, उनको भी मोटिवेट करें ज्वाइन करने के लिए अपने जोश जुनून समर्पण संपूर्ण। तो वंस अगेन साइनिंग ऑफ, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम डॉक्टर अंशुमन। थैंक यू।